हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपनी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 2 कल ही कवर किया था। यस, क्लास सेकंड आज ही आ गई। लेक्चर 2 हम कवर करने वाले हैं, इसमें हम उसके फर्दर पढ़ेंगे। उससे पहले आपने डीएनए का बेसिक पढ़ लिया था, आपने जेनेटिक मटेरियल का बेसिक पढ़ लिया था। अब हम आपको आरएनए और उसके आगे की चीज़ों को पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The search for genetic material. Even though the discovery of the nuclein by the फ्रेडरिश मेस्चर ने न्यूक्लियन को डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियन क्या था एक्चुअल में? डीएनए। एंड द proposition for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA acts as the genetic material took long to be discovered and proven. तो डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल को, ये तो पता चल गया था मेंडल वाली चीज, लेकिन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा टाइम लग गया डिस्कवर होने में कि और प्रूफ होने में कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। बाय द 1926, ध्यान रखना मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया है, ये ओनली ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसमें? साइंटिस्ट के नेम्स में और ईयर्स में। इससे पहले अगर कोई चैप्टर है वो आपका बैठता है, आई थिंक मिनरल न्यूट्रिशन नाम से एक चैप्टर है आपका 11th क्लास में, प्लांट फिजियोलॉजी में। उसमें भी आपको साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें फिर भी कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। अब ये चीज क्या हो गई थी? ये जेनेटिक मटेरियल वाली जो चीज है वो मॉलिक्यूलर लेवल तक आ गई। कहां तक आई? मॉलिक्यूलर लेवल तक आ गई। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय साइंटिस्ट and had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most cells. तो अब इसने क्या हुआ? अब इसमें मेंडल का था योगदान, ठीक है। प्रीवियस डिस्कवरीज जो थी वाल्टर सटन की थी, याद है आपको, पीछे उसमें पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। थॉमस हंट मॉर्गन की थी, ये भी हमने पढ़ी थी, और बहुत सारी अदर। तो उन्होंने इस चीज को एक तरीके से कंपाइल अप कर दिया चीजों को। बट द क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन ये उठता था, मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल क्या है, हैज नॉट बीन आंसर्ड, और इसका आंसर अभी तक नहीं मिल पाया था। तो एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, एक ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया 1928 में। फेडरिक ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या था? फेडरिक ग्रिफिथ। ये PYQ में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये बहुत फेवरेट भी है एग्जामिनर का। इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किससे करा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंटेशन किया था। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया विटनेस्ड अ मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशंस इन द बैक्टीरिया। क्या चीज उसने एक मिरेकल टाइप कुछ देखा। अब देखते हैं वो मिरेकल क्या था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। When Streptococcus pneumonia bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies, that is S. तो उसमें दो कॉलोनीज, जब उसको कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया गया तो उसने दो कॉलोनीज दी। एक तो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज जिसको उन्होंने S से डिनोट किया, और दूसरी थी रफ कॉलोनीज जिसको उसने R से डोनेट किया। तो एक को S से डोनेट किया था जो स्मूथ वाली थी, और रफ वाली को R से डोनेट किया। This is because the S strain bacteria have a mucus coat. S strain bacteria में एक mucus coat था जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था? स्मूथ और शाइनी दिख रहा था, ठीक है, जबकि R वाले में नहीं था, इसलिए वो रफ दिख रहा था। माइस इन्फेक्टेड विद द S strain। अब उसने क्या करा? माइस को इन्फेक्ट किया। माइस को, चूहे को उसने क्या किया? इन्फेक्ट करना शुरू किया। पहले S से किया। S में क्या था? वायरुलेंट था, स्मूथ शाइनी कॉलोनी थी ना, तो वायरुलेंट था। फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन से करा, बट माइस इन्फेक्टेड विद R स्ट्रेन डोंट डेवलप निमोनिया। लेकिन जिसके पास में R स्ट्रेन था, जिस माइस के पास में R स्ट्रेन था, वो उसने निमोनिया को डेवलप नहीं किया जो R स्ट्रेन से इन्फेक्टेड था। S स्ट्रेन वाले ने ही निमोनिया को डेवलप किया। अब एक्चुअल में उसने क्या किया? ये S स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया, R स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किया। S वाला मर गया। क्यों मर गया? बिकॉज ऑफ
निमोनिया, ठीक है, निमोनिया की वजह से, और ये जिंदा रह गया। भले ही हमने इन्फेक्ट किया था उसको, लेकिन वो जिंदा रह, क्योंकि उसमें म्यूकस कोट नहीं था, उसमें निमोनिया नहीं था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम। अब उसने सोचा कि इसको बैक्टीरिया को मार देते हैं हीट करके। ही ऑब्जर्व दैट, अब उसने देखा हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था इंजेक्टेड इनटू द माइस डिडंट किल दैम। अब उसने ये देखा कि हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था उसको एस स्ट्रेन वाले को इंजेक्ट किया, लेकिन माइस अब मरा नहीं, माइस अब मरा नहीं। बट जब उसने मिक्सचर इंजेक्ट किया, when he injected the mixture of the heat killed S and live R bacteria, heat killed S था, लेकिन R बैक्टीरिया कैसा था आपका, लाइव था, R बैक्टीरिया जिंदा था, और दोनों का मिक्सचर जब उसने इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। ऐसा कुछ था ना, जो S में था वो R में ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। मोरओवर ही रीडिस्कवर्ड लिविंग S बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, और उसने बाद में ये चीज देखी कि जो माइस मर गया था, जो चूहा मर गया था, उसमें से उसने एस बैक्टीरिया को जिंदा निकाल लिया, लिविंग एक्स बैक्टीरिया निकाल लिया उसने, जबकि हीट किल डाला था। ही कंक्लूडेड दैट, अब कंक्लूजन सुनो, द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो यहां पे कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हुआ आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में, और जिंदा भी हो गया। समझ रहे हो, had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent, और वो क्या हो गया, वायरलेंट बन गया। R strain वाला ही वायरलेंट बन गया जब उसने स्मूथ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट को ले लिया, ठीक है। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो सकता है, गारंटी कुछ नहीं दे रहे हम, ऐसा अभी तक। However, the biochemical nature of the genetic material, कैसा biochemical nature of the genetic material was not defined from his experiment। तो biochemical nature तो पता नहीं लगा ना कि डीएनए था या आरएनए था, ये तो पता नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर पता था कि हाँ कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है जो कि हीट किल्ड करने के बाद भी नहीं हुआ। अब कहता है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन पढ़ते हैं कैसे। Prior to the work of the Oswald Avery, इसका भी नाम ध्यान रखना, Oswald Avery, Colin MacLeod एंड मैकलिन मैकार्टी, इन्होंने 1933 से 44 तक तीनों ने एक्सपेरिमेंट किए और यह बताया कि जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। इन्होंने ऐसा सोच लिया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है। 11 साल की स्टडी लग गई इनको ये बोलने में। They work to determine the biochemical nature of the transforming principle, और उन्होंने ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को डिटरमाइन करने के लिए स्टडी करी, और ये उन्हें पता लगा, मतलब ये उन्होंने सोचा, ये उनका थॉट था कि प्रोटीन ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स, उन्होंने बायोकेमिकल्स को प्योरिफाइड किया, अलग अलग प्रोटीन्स को अलग, डीएनए को अलग, आरएनए को अलग, फ्रॉम द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, एस बैक्टीरिया के सेल से उन्होंने उसको अलग अलग किया, टू सी कि किसकी वजह से ये काम हो रहा है आर बैक्टीरिया में, ठीक है। दे डिस्कवर्ड दैट द डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो उन्होंने देखा कि डीएनए ही एक ऐसी चीज थी, डीएनए ही एक ऐसी चीज थी जो कि एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, ये उन्हें पता लग गया था। They also discovered that the protein digesting enzymes, उन्होंने फिर क्या किया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को डिस्कवर किया, जो कि था प्रोटीएज, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके प्रोटीन खाना था ना, फिर एक बार आरएनए को खाना था तो उन्होंने आरएनएज कर दिया। डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यही तो डाले थे जो प्रोटीन को और आरएनए को खावे थे। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। इन्होंने फिर बाद में बताया, पहले थॉट था जब स्टडी करना शुरू किया कि प्रोटीन होगा, लेकिन बाद में बताया कि ना प्रोटीन है ना आरएनए है, इट्स डीएनए। डाइजेशन विद डीएनए। अब अगर उन्होंने डाइजेशन डीएनए के साथ में करा दी तो क्या हुआ, इनहिबिट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन।
सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, और ये पता लगा कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। They concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced. अब ये उसने बता तो दिया कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट उससे क्या हुए? कन्विंस नहीं हुए। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज? बता सकते हो क्या? चलिए, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब देखते हैं इसके बाद में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये पढ़ने के लिए अब हम एक बहुत ही ज्यादा आई कैन से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। फेवरेट रहता है एग्जामिनर्स का, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। द अनइक्विवोकल प्रूफ, ध्यान रखना ये लाइन भी काफी बार क्वेश्चन में ऐड करी गई है। इक्विवोकल प्रूफ दैट द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑल्फर्ड, हर्शी एंड मराठा चेज। और इसको आप जब कहते हो तो इसको, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अगर आप इसको कंबाइंड बोलते हो, और दोनों ने कंबाइंडली किया था 1952 में, ठीक है। दे वर्क विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। उन्होंने ऐसे वायरसेस पर काम किया जो इन्फेक्ट करते थे बैक्टीरिया को, जिनको आप बोलते हो बैक्टीरियोफेजेस। ध्यान रखना बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, आप भूल मत जाना। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? बैक्टीरिया की सेल पर अटैच होगा और उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ होता है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट्स ओन। उसको लगता है कि ये तेरा ही जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियल सेल को ऐसा लगता है। एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स, और वो उसको आगे मैन्युफैक्चरिंग उसकी करता रहता है और उसको मल्टीप्लाई अपनी ही बॉडी में अपना ही समझ के करता रहता है। देखिए, ग्रोथ होती है, ग्रोथ होगी तो ऑफ कोर्स हर एक सेल में आपके डीएनए है, तो एक भी सेल अगर बढ़ी तो उसमें डीएनए आया, भाई खुद की समझ गई तो वो हो रहा है। बट अगर आप देखें कि अब इसने बैक्टीरिया ने भी क्या किया, बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इन्फेक्टेड वायरस है, उसको अपना मान लिया और उसी को ही आगे मल्टीप्लाई करता चला गया। हर्शी एंड चेज, मैंने आपको बोला था ना इसी नाम से फेमस है। हर्शी एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज द प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल। तो वो इसी चीज को तो कर रहे थे, इसी चीज का तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या वो प्रोटीन है या वो डीएनए है जो वायरस से एंटर हुआ है बैक्टीरिया में, है ना? ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद इसके आगे चलते हैं। They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some others on medium that contained radioactive sulfur। तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। किस तरीके से? एक जगह पे रखा उन्होंने क्या, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस को, और दूसरी जगह पर उन्होंने रखा रेडियोएक्टिव सल्फर को। तो एक जगह पर रखा रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस को, दूसरे मीडियम को उन्होंने रखा रेडियोएक्टिव सल्फर को। तो उन्होंने दो मीडियम को रखा। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। जो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस जिस वायरस में था, जिस मीडियम में जो वायरस मतलब जो वायरस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में थे, उनके पास में रेडियोएक्टिव डीएनए था, लेकिन रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था। बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं होता। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना ये बात। सिमिलरली इसी तरह रेडियो एक्टिव सल्फर में प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर होता ही नहीं। समझ रहे हो? फिर कहते हैं रेडियो एक्टिव फेजेस। फेजेस यहां पे बैक्टीरियोफेजेस के लिए यूज हुआ है वर्ड। रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू द ई कोलाई बैक्टीरिया। उनको फिर ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैच किया गया, जिससे कि वो अपना वायरस उसमें इंसर्ट कर सकें। किस प्रोसीजर से करते हैं वो हम आगे देखेंगे। देन एज इन्फेक्शन प्रोसीडेड, द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया
बाय एगिटेटिंग दैम इन द ब्लेंडर। फिर उनको ब्लेंडर में एगिटेट किया गया, ब्लेंडर में क्या किया गया, एगिटेट किया गया, जिससे क्या हुआ कि उनके वायरल कॉर्ड्स रिमूव हो गए ब्लेंडर के अंदर। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दैम इनटू द सेंट्रीफ्यूज। फिर उनको सेंट्रीफ्यूज में स्पिनिंग की उनको स्पिन किया गया, स्पिनिंग हुई उनकी सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज बड़ा सा एक सेंट्रीफ्यूगेशन इक्विपमेंट लेके उसके अंदर में उनको सेंट्रीफ्यूज किया गया, जिसमें उनकी स्पिनिंग हुई। स्पिनिंग से क्या हुआ, वायरस पार्टिकल्स को सेपरेट कर लिया गया। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वाज रेडियोएक्टिव। जिनके पास में रेडियोएक्टिव डीएनए था वो रेडियोएक्टिव पाए गए। इंडिकेटेड दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरसेस टू द बैक्टीरिया। इसका मतलब है डीएनए ही एक ऐसा मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में आया। ठीक है, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियोएक्टिव। बट जिनके पास में रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स थे वो रेडियोएक्टिव नहीं पाए गए, डीएनए वाले ही रेडियोएक्टिव पाए गए। This indicates that protein did not enter the bacterial cell from the viruses। इसका मतलब है कि प्रोटीन वायरसेस में नहीं आ पाए, बैक्टीरियल सेल में नहीं आ पाए वायरसेस से। डीएनए is therefore the genetic material that is passed from viruses to the bacteria। और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल सिद्ध कर दिया गया जो कि पास हो रहा है वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। इस तरीके से कुछ काम हुआ। ये बैक्टीरियोफेज था और ये सेल बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियोफेज, इस वाले ने क्या कर रखा था, सल्फर, रेडियोएक्टिव सल्फर, और इस वाले पे रेडियोएक्टिव फास्फोरस। दोनों इस तरीके से आए, पिन हुए, इंसर्ट की अपनी जीन, इधर भी सेम इंसर्ट कर दी। मतलब ये स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है। ठीक है, कर दी। करने के बाद में क्या हुआ, यहां पे अब इनको ब्लेंडिंग की गई। ब्लेंडिंग किस में कर रहे थे हम, ब्लेंडर में इनकी ब्लेंडिंग की गई और सेंट्रीफ्यूज किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट में। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जिसमें सल्फर रेडियोएक्टिव था उसमें कोई भी सेल रेडियोएक्टिव नहीं मिली, लेकिन सल्फर के सुपरनेटेंट रेडियोएक्टिव मिले। ठीक है, जिसमें फास्फोरस रेडियोएक्टिव था रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, रेडियो एक्टिविटी गायब थी। यहां पे हमने रेडियो एक्टिविटी दी नहीं थी, रेड वाला रेडियो एक्टिव है, लेकिन डीएनए रेडियो एक्टिव मिल गया। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या होती हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। फ्रॉम दी फोरगोइंग डिस्कशन, इस डिस्कशन के चलते इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन द प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज unequivocally resolved from the Hershey and Chase experiment। इसका मतलब क्या है कि ये डिबेट तो क्लियर हो गई कि प्रोटीन और डीएनए में से प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए है। ये हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ भी कर दिया, रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट के थ्रू। It became an established fact that it is DNA that acts as the genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is genetic material। मतलब ये तो फैक्ट हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ डिस्कवरीज के थ्रू ये चीज सामने आई कि आरएनए भी कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल ध्यान रखना, पीवाईक्यू में काफी बार आ चुके हैं, बच्चों को पता नहीं लगता कि आया कहां से है। तो मैकोमोसेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही क्यों प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों नहीं? Whereas RNA performs the dynamic functions of the messenger and adapter has to be found from the differences between the chemical structures of the two nucleic acid molecules। ठीक है, Can you recall the two chemical differences between the DNA and RNA? आपको पता है ये deoxyribonucleic acid है और ये ribonucleic acid है। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria। एक मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ये क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से? पहली बात, वो खुद का रेप्लिकेशन ढूंढ सके, खुद का रेप्लिका जनरेट कर सके, रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी हो। दूसरी बात, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, केमिकली भी स्टेबल हो और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। तीसरा,
इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, उसमें स्लो चेंजेस होने चाहिए, म्यूटेशंस स्कोप प्रोवाइड करे, ठीक है, और इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर है ऐसे म्यूटेशंस, तो थोड़े थोड़े चेंजेस होने चाहिए, इतना भी कंप्लीट स्टेबल नहीं होना चाहिए कि ये और यही रहेगा हमेशा, नहीं, थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें होते रहने चाहिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, और वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको एक्सप्रेस भी कर पाए, ऐसा होना चाहिए। इफ वन एग्जामाइन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, अगर एक बाय वन बाय वन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द बेस पेयरिंग एंड द कॉम्प्लीमेंटरिटी, बोथ द न्यूक्लिक एसिड्स हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस, यानी कि दोनों ही अपना रेप्लिका प्रोड्यूस करा सकते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी, ठीक है। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज द प्रोटीन्स फेल्स टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया, बट प्रोटीन तो पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता, वो अपना रेप्लिका जनरेट ही नहीं कर पाता, नो रेप्लिका ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है, पीछे पढ़ के आए हैं, मैसेंजर आरएनए से बनता है, ठीक है। The genetic material should be stable enough not to change with the different stages of life cycle, age, or with change in the physiology of the organism. Stability as one of the property of the genetic material was very evident in the Griffiths transforming principle. ये हमने transforming principle में देख लिया। पहली बात ये है कि दोनों के दोनों कोई सा भी मतलब जो भी जेनेटिक मेटेरियल होगा उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो स्टेबिलिटी हमने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देख ली कि हीट किल करने के बाद भी इटसेल्फ दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया, जिसने बैक्टीरिया को मार दिया लेकिन जेनेटिक मेटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, ठीक है। दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड्स बिकम बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर, ठीक है। When appropriate conditions are provided, जब appropriate condition को provide कराया गया, जब appropriate conditions को provide कराया गया, ठीक है, तो उन्होंने अपनी complementary stand भी बना लिए, यानी कि self replica भी बना लिया। Further 2-OH group present at the every nucleotide in RNA is a reactive group, जबकि ये है कि जो 2H ग्रुप है सेकेंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है RNA के अंदर वो रिएक्टिव ग्रुप है, इजीली रिएक्ट हो सकता है एंड मेक्स द आरएनए लिएबल एंड इजीली डिग्रेडेबल, वो आरएनए को इजीली लिएबल और डिग्रेडेबल भी बनाता है। आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालाइटिक हेंस रिएक्टिव, इसलिए आरएनए को कैटालाइटिक और रिएक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है, कैटालाइटिक भी और रिएक्टिव भी, मतलब कैटालाइटिक है तो इसलिए रिएक्टिव भी होगा। Therefore, DNA जो है वो chemically is less reactive and structurally more stable when compared to the RNA, इसलिए DNA predominant है genetic material। समझ में आ गया? अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। Therefore, among the two nucleic acids, the DNA is better genetic material। दो न्यूक्लिक एसिड्स में DNA एक better genetic material उभर के सामने आता है। In fact, the presence of thymine at the place of the uracil also confers the additional stability to the DNA. Detailed discussion about this requires understanding of the process of the repair in DNA, and you will study these processes in higher classes. इसको अकाउंट कर लीजिए, हायर क्लासेस में आप ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने आपको सारे पॉइंट्स, जो ये 4 पॉइंट हमने यहां पे पढ़े थे, ये आपको बताए गए कि बस एक ये केमिकली को छोड़कर, केमिकली आरएनए फुलफिल नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, इतना फुलफिल नहीं कर पाता, बाकी ये भी दोनों कर रहे हैं, ये भी दोनों कर रहे हैं, ये भी दोनों कर रहे हैं और ये भी दोनों करेंगे, ओके, ठीक है। आगे चलिए बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, ध्यान रखना डीएनए आरएनए दोनों के दोनों क्या है, म्यूटेट हो सकते हैं, और म्यूटेशन तो चाहिए था इवोल्यूशन के लिए। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल वो ज्यादा म्यूटेट हो सकता है ज्यादा अच्छे रेट पर। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैव आरएनए जीनोम एंड हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर।
इसी वजह से आरएनए के पास में, वायरसेस के पास में आरएनए जीनोम होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है और इसलिए वो जल्दी म्यूटेट कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है फास्टर। अब इसको समझते हैं कैसे। कोविड पढ़ा आपने, कोविड के बारे में बेसिक नॉलेज तो आई थिंक सभी को है ना। कोविड के बारे में बेसिक नॉलेज आप सभी को है। कोविड 19, इसके अलग अलग वेरिएंट्स आए थे, ठीक है ना, अलग अलग वेरिएंट्स हमें देखने को मिले थे। सॉरी, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट्स इसके हमें देखने को मिले थे, अलग अलग जगह पर क्यों देखने को मिले थे वो बात भी समझ लीजिए। क्योंकि आरएनए का जीनोम होता है और शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है, वो जैसे ही आप उनके खिलाफ आपने एंटीबॉडीज अपने बॉडी के अंदर बनानी शुरू करी वैसे ही वो म्यूटेट हो गए, उन्होंने अपना नया वेरिएंट ले लिया, समझ रहे हो। इस वजह से वो म्यूटेशंस आती हैं और उनके वेरिएंट्स चेंज होते रहते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, आरएनए डायरेक्टली सिंथेसिस कर सकता है प्रोटीन का, समझ रहे हो, डायरेक्ट प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, और अपने कैरेक्टर्स को इजीली एक्सप्रेस भी कर सकता है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए, ध्यान रखना डीएनए आरएनए पर डिपेंडेंट होता है प्रोटीन बनाने के लिए, वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना पाता। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी आरएनए के ही इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic material. For the transmission of the genetic information, RNA is better. ध्यान रखना, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक में इंफॉर्मेशन की बात करोगे तो डीएनए बेटर है, और ट्रांसमिशन की बात करोगे तो आरएनए बेटर ट्रांसमीटर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आरएनए वर्ल्ड। एक्चुअल में आरएनए वर्ल्ड है क्या? फॉर ऑनगोइंग डिस्कशन एंड इमीडिएट क्वेश्चन बिकम्स एविडेंट व्हाट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था। इट शैल बी डिस्कस्ड in detail in the chapter on chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the facts and points. ये आपको केमिकल इवोल्यूशन में तो पता लग ही जाएगा कि कौन सा पहला जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हल्का सा फैक्ट्स और पॉइंट्स इसके यहां भी देख लेते हैं, हाइलाइट्स। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आपको आंसर मिल गया होगा। देयर इज नाउ enough evidence to suggest that essential life processes, that is such as metabolism, translation and splicing, ये सारी प्रोसेस आरएनए के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह तो एक्ट करता ही है पर कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम्स दैट आर कैटलाइज्ड बाय द आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय द प्रोटीन के एंजाइम्स। प्रोटीन एंजाइम की जगह वो आरएनए कैटलिस्ट से कुछ रिएक्शंस, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे लिविंग सिस्टम्स में होती हैं, आपको आगे पता लगेगा। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट, आरएनए क्या है? रिएक्टिव है एंड हेंस अनस्टेबल है। Therefore, DNA has evolved, तो डीएनए, आरएनए से फिर डीएनए बना, और डीएनए अपने आप को इवॉल्व करा विद केमिकल मॉडिफिकेशंस दैट मेक इट मोर स्टेबल, जो उसको ज्यादा स्टेबल बना देता है। और डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स फर्दर रेजिस्ट चेंजेस इन बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर, तो वो सेल्फ रिपेयर भी कर लेगा और वो इजीली अपने आपकी आइडेंटिटी को इजीली लॉस्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज बना रहेगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए, आपको कुछ करना नहीं है। आज ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए इसलिए था जिससे कि आप इजीली, आपके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े, आप इजीली चीजों को कवर अप कर पाए, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।